क्या पाकिस्तान की मईशत दुनिया की मईशतों के गिरने के बावजूद उसके असरात से बच पाएगी? दुनिया की मईशतों पर पाकिस्तान का इन्हिसार उन ममालिक में बरामद करने, उन ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों से रेमिटेंसेस की सूरत में ज़र मुबादला पाकिस्तान आने और इसके साथ साथ उन ममालिक से पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आने पर है। सवाल यह है कि ये तीनों फैक्टर्स कितने मुतासिर होंगे, क्योंकि यही पाकिस्तान में डॉलर्स आने का जरिया हैं और पाकिस्तान से जो बरामदात की जाती हैं या पाकिस्तान में जो सरमायाकारी या रेमिटेंसेज आती हैं उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, ये देखना बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं हैं। क्या पाकिस्तानी मईशत दुनिया की मईशतों की तबाही या उनका सुकड़ना बर्दाश्त कर सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर कम हैं और पहले से पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है। इस बात को एदाद शुमार के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की बरामदाद में अप्रैल के महीने में 54% की कमी आ चुकी है, जो दरामदाद में 34% की कमी से बहुत ज़्यादा है। अप्रैल 2019 में पाकिस्तान ने $2 अरब से जायद की बरामदाद की, मगर अप्रैल 2020 में $1 अरब से भी कम यानी 95 करोड़ डॉलर्स की पाकिस्तान ने बरामदाद की। मगर बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेज में हैरानकुन तौर पर अभी तक कोई कमी नहीं देखी गई है और ये एक बड़ी हौसला अफजा पिक्चर है, क्योंकि इस साल अप्रैल के महीने में $1 अरब 79 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र आई, जबकि पिछले साल अप्रैल के महीने में $1 अरब 77 करोड़ डॉलर्स थी, यानी कि सूरत हाल यहाँ पर ख़राब नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की बरामदाद में, एक्सपोर्ट्स में इतनी बड़ी कमी आने वाले वक्त में भी बरकरार रहेगी और क्या रेमिटेंसेस का ना गिरना आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा, या दीगर ममालिक की मईशतों की गिरावट और बेरोजगारी हमें भी मुतासिर करेगी? इसके लिए मजीद इदाद शुमार का जायजा लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला रेमिटेंसेस सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी भेजते हैं। उन्होंने अप्रैल में $45 करोड़ डॉलर्स भेजे, जो गुज़िश्ता बरस के $42 करोड़ डॉलर से 5% ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर अमेरिका रहा, जहां से $40 करोड़ डॉलर्स आए, जो गुज़िश्ता बरस अप्रैल के महीने से 54% ज़्यादा है। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात से $35 करोड़ डॉलर्स आए, जो गुज़िश्ता बरस से 5% कम है, यानी यहाँ पर फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। फिर बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और दूसरे अरब ममालिक से ज़र मुबादला आया और सब में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कमी ही हुई है। इसी तरह पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा बरामदाद 2019 में अमेरिका को $4 अरब की, दूसरे नंबर पर $2 अरब के साथ चीन, तीसरे नंबर पर $1.7 अरब के साथ बरतानिया रहा, जर्मनी को $1.3 अरब, हॉलैंड को $1 अरब, स्पेन को $950 मिलियन की बरामदाद की और इटली को $800 मिलियन की बरामदाद की, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात को $1.1 अरब की पाकिस्तान ने बरामदाद की। अब देखते हैं कि इन ममालिक की मईशतों का अब क्या हाल है और मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। अमरीकी मईशत में मार्च से अब तक बेरोजगार अफराद की तादाद में 3.5 करोड़ अफराद का इजाफा हो चुका है, जो अब से 100 साल पहले होने वाली बदतरीन मुआशी डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ा नंबर है। अमरीका में बेरोजगारी की शरह 15% से तजावुज़ कर गई है, जो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी शरह बेरोजगारी है और यह ख्याल किया जा रहा है कि इनमें से 42% अफराद की बेरोजगारी आर्जी नहीं है बल्कि मुस्तकिल है, यानी मईशत खुलते ही उन्हें रोजगार दोबारा नहीं मिल जाएगा। और अब आलमी इदारे गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अमेरिका में बेरोजगारी बढ़कर 25% तक जा सकती है। ग्रेट डिप्रेशन वाला हाल होगा जब 1933 में बेरोजगारी 24.9% तक पहुंच गई थी। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक लॉकडाउन खोल भी दिए गए, तब भी मईशत कोरोना वायरस से पहले की सतह पर फौरी तौर पर वापस नहीं जाएगी, यानी अभी बेरोजगारी मजीद होनी है। आज भी अमेरिका में गुज़िश्ता हफ्ते के दादो शुमार सामने आए हैं। इसके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 30 लाख अफराद मजीद नौकरियों से फारिग हो चुके हैं और अमरीकी स्टॉक मार्केट में शुरू में ही इस हवाले से मंदी देखी गई, क्योंकि मुस्तकबिल में अमरीकी मईशत के इशारे बुरे नजर आ रहे हैं। IMF के मुताबिक 2020 में अमरीकी मईशत 6% से सुकड़ेगी। सुकड़ने का मतलब प्रोडक्शन में कमी, कंजप्शन में कमी, आमदनी में कमी, बेरोजगारी में इजाफा और अमरीका से दीगर ममालिक को जाने वाली रेमिटेंसेज में कमी। जब अमरीकी अवाम की आमदनी कम होगी तो वशिया भी कम खरीदेंगे, यानी अमरीका की दरामदाद में कमी और दीगर ममालिक की बरामदाद में कमी। मार्च के महीने में अमरीका की दरामदाद में पहले ही 10% की कमी आ चुकी है। आने वाले दिनों में मजीद कमी की तवक्को है। साथ ही अमरीकी कंपनियां इस साल भारी नुकसान करेंगी, यानी सरमायाकारी भी नहीं करेंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसी मईशतों पर भी फ़र्क आएगा। पाकिस्तान की बरामदाद और पाकिस्तान में सरमायाकारी अमरीका की तरफ से कम होगी। इसी तरह बरतानिया, जहां पाकिस्तान बरामद भी करता है और ज़र मुबादला भी आता है और सरमायाकारी भी आती है, बरतानिया की मईशत सिर्फ दूसरी सहमाही में 25% सुकड़ने की तवक्को है। पूरे साल 2020 में 14% सुकड़ने की तवक्को है। बेरोजगारी तारीखी सतह यानी 9% तक जाने की तवक्को है। बरतानिया के सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक यह बरतानिया की 300 साल की बदतरीन मुआशी कारकर्दगी होगी, यानी सन 1700 में ऐसी मई मुआशी कारकर्दगी देखी गई थी।
इसी मईशत के साथ बेरोजगारी की शरह में मजीद इजाफा होगा, दरामदाद कम होंगी, यानी पाकिस्तान जैसे ममालिक में रेमिटेंसेज में कमी होगी और हमारी बरतानिया जाने वाली बरामदाद में भी कमी आएगी। अप्रैल के महीने में पहले ही बरतानिया से आने वाली रेमिटेंसेज 19% गिर चुकी हैं। तीसरा अहम मुल्क जहां से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला वहां काम करने वाले पाकिस्तानी भेजते हैं वो सऊदी अरब है। जहां से पाकिस्तान में सरमायाकारी भी हुई है, वहां से इमदाद भी आई है। तेल की कीमतें गिरने के बाद सऊदी अरब की मईशत इस वक्त बहरान में फंस चुकी है। इकदाम किए जा रहे हैं मगर मईशत संभल नहीं पा रही है। गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद इकदाम करते हुए खसारे पूरा करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स में 3 गुना इजाफा कर दिया और अपने शहरियों का माहाना वजीफा भी बंद करने का ऐलान कर दिया। इस वक्त सऊदी अरब को आलमी मंडी में तेल की कम कीमतों और कोरोना वायरस की वजह से दो तरफा क्राइसिस का सामना है और हुकूमत अब तेज़ी से अपने खर्चे कम करके और टैक्सेस से आमदनी बढ़ाकर खसारे को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सऊदी अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं क्योंकि तेल की आमदनी की कमी अपने ज़खायर से पूरी करनी पड़ रही है। सिर्फ मार्च के महीने में सऊदी अरब ने 27 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर खर्च कर दिए। अब सऊदी हुकूमत बहुत से हुकूमती इदारों और प्रोजेक्ट्स की फंडिंग या तो कम कर रही है या फिर प्रोजेक्ट्स को ही मनसूख कर रही है। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में सिनेमा, रेस्टोरेंट्स, फ्लाइट्स, यहाँ तक कि उम्रा ऑपरेशन भी बंद है। हज भी नामुमकिन नजर आ रहा है जिससे सऊदी हुकूमत के आमदनी के ज़राए ख़त्म होकर रह गए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक उनकी तेल की आमदनी आधी रह गई है और अब हुकूमत को अपना खसारा पूरा करने के लिए 60 अरब डॉलर्स का कर्ज लेना पड़ेगा। IMF के मुताबिक सऊदी मईशत इस साल 2.3% से सुकड़ जाएगी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का तेल की बरामद पर से सऊदी मईशत का इन्हिसार ख़त्म करके दूसरे प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करने का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया है। 500 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी से एक नए जदीद शहर का क़याम भी खतरे में पड़ गया है। ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब में बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसी सूरत में वहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी भी मुतासिर होंगे जिससे पाकिस्तान में आने वाला ज़र मुबादला और सरमायाकारी भी मुतासिर होने का खदशा है। मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत की मईशत भी तेल पर इंहिसार करती हैं। इन ममालिक ने भी सऊदी अरब के साथ साथ अपने तेल की पैदावार में कमी की है। इन ममालिक पर भी तेल के कम कीमतों का असर पड़ रहा है। इन ममालिक के बजट और मईशत भी तेल की कीमतें कम होने से मुतासिर हो रही हैं और सुकड़ रही हैं और बेरोजगारी बढ़ने का खदशा है। पहले ही मुत्तहदा अरब अमारात से आने वाले जो ज़र मुबादला है, जो रेमिटेंसेज हैं, अप्रैल के महीने में उनमें 5% की कमी आ चुकी है। एक और मईशत जहाँ पाकिस्तान बरामद भी करता है और वहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी ज़र मुबादला भी भेजते हैं, वो यूरोपीय यूनियन का ब्लॉक है। 2020 में यूरोपीय यूनियन की मईशत 7.4% से सुकड़ जाएगी। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक सरमायाकारी तबाहकुन हद तक गिर जाएगी। बेरोजगारी, कर्ज और खसारों में बेपनाह इजाफा होगा। यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक में इटली और स्पेन की मईशत 9% से ज्यादा सुकड़ जाएंगी। यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी 6.5% से सुकड़ जाएगी। यूरोपीय यूनियन की दूसरी बड़ी मईशत फ्रांस 8.5% से सुकड़ जाएगी। यूरोपीय यूनियन में बेरोजगारी 9% से भी तजावुज कर जाएगी। यानी जो ममालिक इन ममालिक में बरामद करते हैं और ज़र मुबादला कमाते हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर होंगे। इस वक्त पाकिस्तानी मईशत में सबसे बड़ी सरमायाकारी चीन से हो रही है। सीपेक चीन और पाकिस्तान के दरमियान सबसे अहम प्रोजेक्ट है। आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है मगर दुनिया की दूसरी बड़ी 14 ट्रिलियन डॉलर से जायद की चीनी मईशत भी इस वक्त 30 साल से 10% की औसत तरक्की करने के बाद, दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को पीछे छोड़ने के बाद, महज 30 साल में दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बनने के बाद पहली दफा सुकड़ने जा रही है। इस साल की पहली तिमाही में चीनी मईशत 6.8% सुकड़ चुकी है। इसकी एक वजह यह है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक से लेकर तरक्की पजीर ममालिक भी चीन से दरामद करते हैं। चीनी मईशत का इन्हिसार ही बरामदाद पर है। पाकिस्तान भी चीन से ही बड़ा हिस्सा दरामद करता है। चीन सबके साथ ट्रेड सरप्लस के साथ ही चलता है, ना कि तिजारती खसारा करता है तकरीबन सबके साथ। मगर जब दुनिया के तमाम ममालिक की मईशतें सुकड़ेंगी, आमदनी कम होगी तो लोग कम कंज्यूम करेंगे, कम खर्च करेंगे, यानी ममालिक कम दरामद करेंगे और चीन की बरामदाद में कमी आएगी जो आई भी है। मार्च में बरामदाद 185 अरब डॉलर्स तक गिर गई, फिर अप्रैल में मुस्तहकम हुई 200 अरब डॉलर्स तक संभल गई। मगर इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि मार्च के रुके हुए ऑर्डर्स अप्रैल में बरामद किए गए मगर आने वाले दिनों में बरामदाद बहुत ज़्यादा गिरने की तवक्को है जिससे चीन की मईशत मुतासिर होगी क्योंकि चीन में खुद भी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से अवाम खर्च करने से कतरा रहे हैं। यानी चीन को भी दो तरफा खतरे का सामना है, एक तो बरामदाद में कमी, दूसरा खुद वहाँ के अवाम भी इस वक्त कम कंज्यूम कर रहे हैं, कम खरीद रहे हैं। बेरोजगार होने का
खौफ है, जिससे चीन की इंडस्ट्री को मजीद खतरात लाक हो गए हैं। इस सब का असर चीन की मईशत पर पड़ेगा और ये कहा जा रहा है कि चीन की मईशत में भी जो रिकवरी है वो वी शेप नहीं होगी कि जैसे गिरी थी फौरी तौर पर रिकवर हो जाए। दूसरे ममालिक के मुकाबले में तेज़ रिकवरी ज़रूर हो सकती है, मगर रिकवरी का सफ़र मुश्किल ही होगा जाहिर है। और सबका असर पाकिस्तान जैसी मईशतों पर भी पड़ेगा, जहाँ चीन से भरपूर सरमायाकारी होती है, कर्ज भी लिए जाते हैं। सिर्फ यही ममालिक नहीं, पूरी दुनिया की मईशत 3% से ज़्यादा सिकुड़ेगी। हालांकि कोरोना वायरस आने से पहले दुनिया की मईशत 3.5% तरक्की की पेशगोइयाँ की जा रही थी, अब सिकुड़ने की बात हो रही है 3% से ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया की मईशत इस साल 100 साल की बदतरीन सूरत हाल देखेगी जो और 6% सिकुड़ेगी। जापान की मईशत 2 तिमाहियों में पहले ही पिछली जो 2 तिमाहियाँ गुजरी हैं 5.5% से ज़्यादा सिकुड़ चुकी है, मज़ीद सिकुड़ने की तवक्को है। सिंगापुर की मईशत भी 4% तक सिकुड़ने की तवक्को है। ये सब सिर्फ बैरूनी सेक्टर के खतरात हैं जो दूसरे ममालिक की मईशतों के सिकुड़ने से मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पर भी पड़ सकते हैं। पाकिस्तान की अपनी मईशत की अंदरूनी सूरत हाल भी इस वक्त हौसला अफजा सूरत हाल पेश नहीं कर रही है। खुद मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख के मुताबिक रवा माली साल में पाकिस्तान का बजट खसारा 9% तक जा सकता है। पाकिस्तान 3,900 अरब रुपए तक टैक्स जमा कर पाएगा, जो 4,800 अरब रुपए के रिवाइज्ड टारगेट से भी 19% कम होगा। माली साल के शुरू में 5,500 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा गया था, फिर बाद में उसे कम किया गया, मगर उस कम किए गए टारगेट को भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। यानी इस साल 1,600 अरब रुपए कम, साल के शुरू में जो टारगेट रखा गया था उससे 1,600 अरब रुपए कम जमा होंगे। पाकिस्तान की मईशत 1.5% से 2% तक सिकुड़ने का इम्कान है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान कैसे इससे बच सकता है, कम फ़र्क के साथ, कम असर के साथ, तो क्या इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत शौकत तरीन साहब मौजूद हैं। माहिर मईशत हमारे मोहम्मद सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तरीन साहब बहुत शुक्रिया। तरीन साहब, वर्स्ट जो है, जो बदतरीन सूरत हाल थी वो पाकिस्तानी मईशत ने देख ली है, या अभी भी आपको लगता है दूसरे ममालिक की वजह से पाकिस्तान और मुतासिर होगा? नहीं, देखें, अभी तो कोरोना वायरस के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पूरी तरह अभी सामने नहीं आए, क्योंकि मार्च में शुरू हुआ है ये, तो अप्रैल में ही हमने देखा कि काफ़ी एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी कमी हुई है। रेमिटेंसेस थोड़ी सी इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, और मे भी शायद ज़्यादा कम ना हो क्योंकि ईद की वजह से लोग पैसे भेजते हैं, लेकिन ये रेमिटेंसेस पे भी इफ़ेक्ट होगा, बिकॉज जिस इकॉनमी से हमें रेमिटेंसेस आती हैं, जो गल्फ़ इकॉनमीज़ हैं, अमेरिका है, यूके है, वो सारे अफेक्टेड हैं कोविड से, तो रेमिटेंसेस भी कम होंगी और एक्सपोर्ट्स का तो काफ़ी बुरा हाल है। तो अभी ये हम देखेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स अभी और आएंगे, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2 वजह से उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है। एक तो बाहर की ममालिक हैं उन्होंने अपने इंपोर्ट्स ही करना बंद कर दिए, या क्योंकि वो भी लॉकडाउन में, और यहाँ से हम भी लॉकडाउन में थे, तो हमारी प्रोडक्शन भी नहीं हो रही। तो ये किस वक्त ये एक किस्म से प्लेटो आएगा, किस वक्त ये हमारी एक्टिविटी फिर से स्टार्ट होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन दूसरी साइड से इंपोर्ट्स भी जो हैं वो डिमांड के कंप्रेशन की वजह से कम हुई हैं, ऑयल प्राइसेस के गिरने से कम हुई हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन ये इकॉनमी का जो पहिया है वो स्लो होगा, और ये लगता ये है कि जो 2% हम कह रहे थे वो शायद 1.5 से 2% नेगेटिव हो, जिसका मतलब ये है कि ये अप्रैल मई जून जो है इसमें काफ़ी इकॉनमी जो है वो टैंक करेगी। तो मेरे नज़दीक तो अगला 1 साल जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। मोहम्मद सुहेल साहब, आपको लगता है अप्रैल में अगर बरामदात गिरी बट रेमिटेंसेस में इस्तेहकाम रहा, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी दूसरी मईशतों को देखते हुए? शादे भाई, अभी ये 2-3 महीने लगेंगे जब जो इन्फॉर्मेशन जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि सबकी नेचर अलग होती है। रेमिटेंस की नेचर अलग होती है, एक्सपोर्ट्स की अलग होती है, क्योंकि रेमिटेंस जो हमने देखी है वो बहुत सी दफ़ा हालात ख़राब भी होते हैं, तो जो वहाँ पर बाहर आपका एक्सपेट्रिएट है वो खर्चों के लिए अपनी सेविंग्स में से पैसे दे रहा होता है। इसलिए हमने देखा कि तवक्कुआत के बरक्स रेमिटेंस बहुत ही कम गिरी हैं, कोई $100-200 मिलियन गिरी हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि मिडिल ईस्ट से तो गिरी हैं रेमिटेंस, मगर
जो डेवलप कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रोफेशनल्स काम करते हैं, खासतौर से अमेरिका में, वहाँ से रेमिटेंस नहीं गिरी, तो यही शो कर रहा है कि वो जो लोग जिनके पास सेविंग्स है उन्होंने अपने घरों को पैसे दिए हैं, और खास तौर से रमजान से पहले, ईद से पहले पैसे ज्यादा आते हैं। तो मेरे ख्याल में रेमिटेंस के लिए 1-2 महीने के बाद पता चलेगा कि इसका ट्रेंड क्या है। अलबत्ता ये जरूर है कि ये ट्रेंड नीचे की तरफ ही होगा जो दुनिया के हालात हैं। एक्सपोर्ट्स का फौरन इफेक्ट आ गया है, इसलिए कि जो अप्रैल का महीना था वो यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत ही सख्त था, तो सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए थे और हमने देखा कि तवक्कुआत से ज्यादा गिर गई एक्सपोर्ट। हम 30-40% कह रहे थे, एक्सपोर्ट 50% गिर गई, रेमिटेंस हम 10 से 20% कह रहे थे और रेमिटेंस बहुत कम गिर गई है। मगर आगे का ट्रेंड ये लग रहा है आने वाले दिनों में, चाहे पाकिस्तान में लॉकडाउन हो या ना हो, जो दुनिया के हालात हैं, जो रिसेशनरी हालात हैं, उससे 30 से 40% एक्सपोर्ट और 20 से 30% रेमिटेंस में गिरावट कुछ महीनों में देखी जा सकती है। तरी साहब, ज़ाहिर है अगर अप्रैल टू अप्रैल कंपेयर करें तो 1% का इजाफा है, मगर 6% गिरी हैं अगर मार्च में जो रेमिटेंसेज आई थी, और एक्सपोर्ट्स तो हमारी बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। बजट कैसे बनेगा इस सारी की सारी सूरत हाल में, क्योंकि रेवेन्यू की सूरत हाल भी बहुत बुरी नज़र आ रही है। आने वाले दिन में क्या ऐसी इंप्रूवमेंट हो जाएगी कि बजट आसानी से बन जाए? आपने बजट बनाया, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा, और इसमें एक हम IMF के EFF प्रोग्राम में भी हैं ऑलरेडी, तो IMF भी कोशिश करेगा कि हम रेवेन्यूज बढ़ाएं। सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं 5,000 अरब कर दें, तो ये बड़ा मुश्किल है। हमें इस वक्त रेजिस्ट करना चाहिए इस किस्म के प्रेशर्स को अगले 12-18 महीने के लिए, बिकॉज हमारे एक्सपेंडिचर्स तो होंगे, बिकॉज ये कोरोना की वजह से जो भी हमारे जो अखराजात हैं एहसास प्रोग्राम के तहत, दूसरे इस किस्म के सोशल सेक्टर के प्रोग्राम के तहत वो एक्सपेंडिचर्स होंगे, और रेवेन्यू हमारा जो होगा उतना नहीं होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है गियर अप नहीं करेगी। तो हम इस वक्त मेरे ख्याल में इस साल में जो 19-20 है उसमें शायद हम 9.5-10% फिस्कल डेफिसिट पे चले जाएं, और अगले साल मुझे नहीं लगता कि ये इससे काफ़ी कम होगा। तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम एकदम ये कमिटमेंट कर दें अपने बजट में कि हम बहुत रेवेन्यूज बढ़ा देंगे और एक्सपेंडिचर कम कर देंगे। तो अगला 12-18 महीने जो है वो हमें एक किस्म से इमरजेंसी बजट बनाना पड़ेगा, और उसमें जो भी हम कर सकें हमें करना चाहिए, जिसके बीच में हमें जो रिस्केजुलिंग करनी चाहिए अपने डेट की, ताकि G20 के साथ भी, मल्टीलैटरल्स के साथ भी, ताकि बोझ कम हो। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अगर इस दफ़ा 9.5-10% फिस्कल डेफिसिट होगा तो अगले साल में वो 6% पे आ जाएगा या 7% पे आ जाएगा। मोहम्मद साहब, कोरोना से पहले भी ज़ाहिर मईशत पाकिस्तान की बहुत अच्छी तो नहीं कारकर्दगी थी, 2 साल की बुरी कारकर्दगी के बाद इस्तेहकाम ज़रूर आ रहा था। अब कम से कम इस्तेहकाम की जानिब हम जा सकते हैं, अब आपको मुश्किल ही लग रही है सूरत हाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले भी नहीं नजर आ रही थी। कोरोना से पहले भी हम जो है बहुत पीछे थे, जब हमारे पड़ोसी मुल्क 5-5, 6-6% बढ़ रहे थे, हमारी 2 से 3% ऑफिशियल फोरकास्ट थी। तो जब हम पहले ही कोरोना से पहले ही हम थोड़े कमजोर थे या अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो अभी तो हमारी सिचुएशन और ज्यादा अबतर होगी। अब आप देख लें कि जो दुनिया भर में फोरकास्ट आ रही हैं, बांग्लादेश की, इंडिया की, उससे बुरी हमारी आ रही हैं। अब तो हुकूमत पाकिस्तान खुद ये कहने पे मजबूर हो गई। हमने तो कोई 1.5 माह पहले रिपोर्ट की थी कि GDP पाकिस्तान की हिस्ट्री में गिरेगी, अभी तो हुकूमत पाकिस्तान खुद कह रही है कि 1 से 2% GDP कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो मेरे ख्याल में माशी हालात कोरोना से पहले पाकिस्तान के बहुत अच्छे नहीं थे, रिकवर जरूर हुए थे, जो सेंट्रल बैंक भी कह रहा है, बट वो ग्रेजुअल रिकवरी थी, और जिसको कोरोना ने बहुत ही शदीद झटका लगाया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीने मईशत के लिए बहुत ही सख्त हों। तरी साहब, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर वज़ीर आज़म का ज़ाहिर है बड़ा जोर है। हालांकि ख्याल किया जाता है कि प्रॉपर्टी मार्केट, कंस्ट्रक्शन मार्केट तो उस वक्त बढ़ती है जब वैसे मईशत अच्छी चल रही हो, मगर आपको लगता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर यहाँ से ड्राइव कर सकता है, जो वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं? देखिए जी, हमारा इशू ये है कि कंस्ट्रक्शन का पैकेज तो मिल गया है, डेवलपर वगैरह के लिए भी आपने बात कर ली कि अभी आप जब पैसे लगाएं तो हम पूछेंगे नहीं आपको, लेकिन अभी तक जो है वो बैंकिंग सेक्टर रोल प्ले नहीं कर रहा हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, हमारी हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में, और उसके सारे अब लवाजमात जो हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो उसको अब ना साथ लेके चलना पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर को कि भाई आओ और इनकी मदद करो, पहले डेवलपर की मदद करो ताकि वो कंस्ट्रक्ट करें, और फिर एंड यूज़र की मदद करो, जो ख़रीदार हों घरों के, फ्लैटों के, तो वो ख़रीद सकें 20-20 साल के लिए, 25-25 साल के लिए। तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो सबसे बेहतर चीज़ एक और हुई है हमारे लिए, इस डिप्रेशन की वजह से
डिस्काउंट रेट जो है वो कम हुआ है, 13.25% से आके अभी इस वक्त 9% है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह इन्फ्लेशन गिर रही है और ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट जब आएगा, फुल इम्पैक्ट आएगा, तो शायद इन्फ्लेशन और गिरे, तो ये डिस्काउंट रेट और गिरना चाहिए। मतलब पहले डिस्काउंट रेट में कमी आई है, कल मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है, आपको लगता है और कमी होनी चाहिए शरह सूद में? देखिए जी, इस वक्त तो 9% डिस्काउंट रेट है और आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो 8.5 पे, इसका मतलब आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन ही कम है आपके डिस्काउंट रेट से। और अगर आप अपनी कोर इन्फ्लेशन देखें जो वो 6.5% है, तो इसका मतलब है कि कोर इन्फ्लेशन के लिहाज से तो 2.5% जो है डिस्काउंट रेट ज़्यादा है। और इस वक्त जब दुनिया में लोग डिस्काउंट रेट ज़्यादा से ज़्यादा कम कर रहे हैं, उनके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है। अगर अमेरिका देखें, दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड देखें, बाकी उनके पहले ही डिस्काउंट रेट्स जो थे वो 2-2.5% पे थे, उन्होंने उनको ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया। हमारा तो डिस्काउंट रेट ही 13.25% था, तो हमारे पास तो बहुत गुंजाइश है कि उसको नीचे लेके जाना और एग्रेसिवली लेके जाना, ताकि ये एक दफ़ा किक स्टार्ट हो जाए, पहिया किक स्टार्ट हो जाए। क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को ऊपर आते आते भी देर लगेगी कि लोगों की इनकम तो अफेक्ट हुई है ना, तो आपने बिजनेसेस को खड़ा करना है। तो मेरे ख्याल में गुंजाइश बिल्कुल है और इस वक्त हेडलाइन इन्फ्लेशन को नहीं देखना चाहिए, हमें कोर इन्फ्लेशन को देखना चाहिए। मोहसिन साहब, आपकी क्या राय है, कल शरह सूद में क्या कमी की तवक्को कर रहे हैं? देखिए, हमारा ख्याल है कि जो मेजर कमी थी वो हो चुकी है। 13-13.5% का एबॉर्ड था, वो अभी 8% के करीब आ गया है। तो ये तकरीबन 5.5% जो है लेंडिंग रेट कम हो चुका है। तो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी, अगर हुई भी तो मैक्सिमम 1% के करीब होगी वो। मगर वो जो 1% की कमी है वो ऑलरेडी काइबोर और टी बिल रेट ने एब्जॉर्ब कर ली है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हमारा IMF के साथ जो EFF का एग्रीमेंट है दोबारा रीनिगोशिएट ना हो, जब तक पाकिस्तान का जो डेट रोल ओवर होना है वो उस पर क्लैरिटी ना आए, पाकिस्तान की सिचुएशन प्रिकैरियस रहेगी, नाजुक रहेगी। और अगर हालात सही नहीं हुए तो सेंट्रल बैंक भी ये सोचेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी ये सोचेगी कि ऐसा ना हो कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट से एक और क्राइसिस पैदा हो जाए कि लोग, चूंकि उनको रुपये में रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो डॉलर खरीदना शुरू कर दें। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल में वो एक डबल क्राइसिस हो जाएगा पाकिस्तान के लिए कि जो अभी एक्सटर्नल अकाउंट थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है उस पर भी प्रेशर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए। हमारा ख्याल है कि मेजर जो डिक्लाइन होना था लैंडिंग रेट्स में, टी बिल में, वो ऑलरेडी हो चुका है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक और आम खबर, इस पर बात करेंगे।